नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रस्तुत सशक्त निवेशक में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही जाने माने एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टमेंट के जगत के प्रोफेशनल राहुल जैन, जो प्रेसिडेंट हैं और हेड हैं नुवामा वेल्थ के। ये एक पॉडकास्ट है तो आप उनकी शक्ल नहीं देख सकते, लेकिन मैं आपसे कह दूं कि इनसे जब मिलता हूं तो और भी यंग लगते हैं और बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत सक्सेस कमाया है, लेकिन बहुत एक्सपीरियंस भी है, बहुत मेहनत की है। और राहुल एक चीज के लिए बहुत हमेशा से पैशनेट रहे हैं कि किस तरह से जो भी आप डिसीजन लें अपने इन्वेस्टमेंट की अपने लाइफ में, वो एक पोर्टफोलियो ड्रिवन चीज हो, ना कि पीसमील चीज कि आपने कोई एक प्रोडक्ट ले लिया, एक ऐसा ले लिया। आज हम बात कर रहे हैं उनके साथ रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। हम सबको पता है कि रिटायरमेंट एक ना एक दिन हमें करना है। कई बार हमें मौका ही नहीं मिलता। राहुल, कोई कंपनी में हम काम अगर कर रहे हो तो वो कहते हैं कि आज आप इतनी उम्र के हो गए, अब चलिए। लेकिन आजकल एक और भी ट्रेंड है, कई लोग हैं जो बाय चॉइस रिटायर होना चाहते हैं, खुद कुछ करना चाहते हैं या ट्रैवल करना चाहते हैं। तो इनके कई एब्रीविएशंस भी चल रहे हैं आजकल, फायर और क्या क्या, मतलब कैसे जल्दी। और आप तो काफी यंग लोगों के साथ एंटरप्रेन्योर्स को भी एडवाइस देते हैं कईयों को, तो आपसे कुछ सवाल पूछने थे मुझे, हमारे आम दर्शकों के लिए, आम निवेशकों के लिए, कि रिटायरमेंट प्लानिंग कहा जाता है कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव गोल है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपको बहुत साल जीना है, जो लोग शायद नहीं समझते आज भी। हालांकि वो देखते हैं अपने आसपास के लोग अब ज्यादा जी रहे हैं, भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि अगर मैंने अपने 60 साल तक के जीवन तक के लिए अपने आप को सॉर्ट आउट कर लिया तो मैं ठीक हूँ, उसके आगे की बात में देखें। और ये शायद एक बहुत गलत नजरिया है, लेकिन आपकी क्या राय है? सो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं विवेक। और जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए, आदमी बहुत गोल्स के लिए लाइफ में काम करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है, बहुत इन्वेस्टमेंट्स भी करता है। और जो सबसे बड़ा गोल है उसका लाइफ का, ऑफ जिसमें आपका बुढ़ापा सुरक्षित रहे, जो आपकी वाइफ है उनकी लाइफ और आपकी लाइफ बहुत अच्छी चले आफ्टर व्हेन यू स्टॉप वर्किंग, मुझे लगता है कि उसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं होता है। मुझे लगता है कि किसी का ये रियलाइजेशन कि एक बार मैं रिटायरमेंट होऊंगा उसके बाद कैसे चलेगा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसपे लोग ज्यादा कॉन्वर्सेशन और ज्यादा आई वुड से ध्यान ही लगाते हैं। जैसे मैं बहुत निवेशकों से, बहुत क्लाइंटों से मिलता हूँ अपने, और मैंने तो बहुत देखा है कि 60 साल का इंडिया में रिटायरमेंट रेंज है एवरेज। तो अब अगर उनके पास 58-57 साल के आसपास पहुंचे, जिसमें उनका फिर सारा ग्रेचुटी ग्रेचुटी मिलने वाला होता है, उस टाइम वो सोचते हैं कि अब रिटायरमेंट में क्या करना चाहिए। उनके दिल में बस एक तसल्ली रहती है अधिकतर कि मैंने कुछ पैसा एफडी में जमा कर लिया है और घर अपना है तो चल जाएगा। पर मेरा ये मानना है कि वैसा काफी मुश्किल होता है। और काफी चैलेंजेस भी देखे हैं फिर मैंने बहुत क्लाइंट्स के जो 60 से ऊपर चले गए हैं, जिनकी एज ज्यादा है, कि मेंटेनेंस कैसे करना है। और ये भी देखा गया है कि फिर उनको लोग काफी गलत एडवाइस भी दे देते हैं कि जिससे, बिकॉज उनके खर्चे ज्यादा है पर जितना उनका रिटर्न निकलता है उनकी इन्वेस्टमेंट से काफी कम होता है, तो वो एक थोड़ा हाई रिस्क स्ट्रेटेजी भी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो अगर रिटायरमेंट मेरे हिसाब से सबसे बड़ा गोल है, मुझे लगता है कि सबके बैक ऑफ द माइंड में ये रहता है कि मैं इसलिए कमा रहा हूँ कि फ्यूचर अच्छा सिक्योर्ड हो सके। बट उस पर एक्शन बहुत कम होता है। अगर आप किसी का भी पोर्टफोलियो देखिए, रिटायरमेंट में बहुत छोटा पार्ट जाएगा स्मॉल सेविंग में, जो गवर्नमेंट थोड़ा मजबूरी डलवा देते हैं, जो पुश करते हैं इसमें टैक्स है। कई लोग वही डालने की कोशिश करते हैं, तो ये सब लोग 3 या 4 साल 5 साल की इन्वेस्टमेंट सोचते हैं। और जब आप 3 4 5 साल की इन्वेस्टमेंट सोचते हैं, उसी का होराइजन सोचते हैं, तो हो सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट अच्छी हो, पर 5 साल बाद जब वो वापस आएंगी उसका डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, वो आपके रिटायरमेंट में हेल्प करेगी कि नहीं करेगी, इसका लोग लिंकअप नहीं कर पाते।
which according to me is a big disconnect, and I would say कि it's a big need right now in the country. Big need in the country. एक हम सोसाइटल शिफ्ट भी तो देख रहे हैं ना राहुल। एक समय में शायद इन बातों पर चर्चा इसलिए नहीं होती थी क्योंकि जॉइंट फैमिलीज होती थी, एक्सेप्टेड फैक्ट था कि भाई कोई ना कोई तो परिवार में होगा जो हमारा ख्याल रख ले। फिर न्यूक्लियराइजेशन हुई शायद आपके और मेरे जनरेशन में, और तब भी कहीं ना कहीं ये था कि हमारी बच्ची बाहर भी है, कहीं काम कर रही हो देश में, लेकिन सपोर्ट हमें कर लेंगी, हमारे साथ होंगी, बेटा हमारा साथ होगा। लेकिन आज अगर आप देखें तो कितने बच्चे कॉलेज तो छोड़िए, स्कूल के बाद ही विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, फिर वहीं बसना चाहते हैं। सही बात है। तो और कई जगहों पे आप देखिए, वेल्थ अगर आपके पास है भी, और कैसे बनाए वो उसकी बात करेंगे, लेकिन मैं देखता हूं कि जो लोग पैसे वाले भी हैं वो भी बुढ़ापे में अकेले। बिल्कुल सही बात। अगर आप देखिए, ये बिल्कुल ही बहुत ही वैलिड पॉइंट है। जैसे अगर आप देखें आजकल सारे, अगर आप ये टॉप सिटीज देखें, जितने भी पैसे वालों के बच्चे हैं, वो सब IGSC IB स्कूल में जा रहे हैं। और IGSC IB स्कूल में वन ऑफ द थिंग्स इज दैट कि 12th के बाद आपको इंडिया से बाहर ही जाना है, वही रहता है फोकस। मेरे एक दो दोस्त भी हैं जिनकी बच्चियां भी गई हैं इंडिया से बाहर, काफी कॉलीग्स हैं। तो मैं देखता हूँ 35 बच्चों का सेक्शन है जिसमें 33-34 बच्चे US या कनाडा चले गए हैं। अब वो 12th के बाद ही चले गए इंडिया से बाहर, तो आने वाले 5 साल में तो कल्चरली बहुत ही डिफरेंट हो जाएंगे। उनका सोचना समझना, आओ हवा जो हवा है, उनका उनका थिंकिंग, उनका एक्सपेक्टेशन बहुत डिफरेंट हो जाएगा। बिकॉज अगर आप बम्बई में रहते हैं, उसके अगर आप कहीं यूरोप की अच्छी सिटी में रहते हैं या कनाडा की अच्छी सिटी में रहते हैं, वहाँ कन्वीनियंस तो है ही, उसकी तो कोई बात ही नहीं होता है। और आपको उसकी आदत भी बहुत जल्दी पड़ जाती है। मैं देखा है जो नई जनरेशन आ रही है, उनका बड़े दिमाग में वर्क लाइफ बैलेंस का बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो उनके लिए काफी सूटेबल सी जगहें हैं वो, इफेक्टिवली देखा जाए तभी उनको वो आकर्षित भी करती हैं। और देखा जाए दूसरा नजरिया ये है कि जो उनके माता पिता हैं, जो बुजुर्ग होंगे, वो अपना काम करने चलेंगे। तो आजकल ये बड़ा ट्रेंड हो गया है कि ये सोसाइटीज बन रही हैं जहाँ सारे ओल्ड एज कपल्स रहते हैं। उसे ओल्ड एज कुछ बोलते भी है, मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा है, पर उसका काफी चलन होता जा रहा है। उसके बारे में काफी और काफी हॉट भी होते जा रहे हैं। एल्डरली लिविंग कहते एल्डरली हैं, लिविंग, सीनियर लिविंग बोलते हैं, सीनियर लिविंग। सीनियर लिविंग बोलते हैं। और आजकल तो काफी पर महंगी, वो भी राहुल जैसे आपने कहा महंगे हैं, ऐसा बहुत नहीं है कि हाँ, सस्ते। महंगे महंगे। पर आपने सिर्फ पैसे वालों की बात करी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सीनियर लिविंग वगैरह ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत नए एस्टैब्लिश हो रहे हैं मार्केट में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर चाहें, और जो पॉइंट आपने सबसे शुरू में कहा कि अगर आप चाहते भी हैं कि मैं ऐसी जगहों पे जो अच्छे मेंटेन्ड हैं, सुरक्षित हैं, कॉन्डोमिनियम्स की आज बहुत डिमांड है, क्यों? सुरक्षा की, सुरक्षा के लिए, करेक्ट। लेकिन ये सब एक कॉस्ट में आते हैं। बिल्कुल सही बात है। और अगर आपने प्लानिंग नहीं की अपनी रिटायरमेंट की ठीक से, तो आप वो कॉस्ट कैसे बेयर करें? और इन्फ्लेशन जिसके बारे में आप कई बार कह चुके हैं लोगों को, वो भी खाता रहता है आपके पैसों। बिल्कुल खाता रहता है मैं पैसे। एक आंकड़ा जो मैंने आपसे पहले भी शेयर कर दिया था कि आप प्रिपेयर हो गए हैं, तो क्योंकि इसमें ऐसा है कि हर एक की जरूरतें अलग है राहुल, तो एक कोई जनरल यार्डस्टिक तो हो नहीं सकती, क्योंकि कोई इंसान है जो 2 लाख रुपए में खुश होगा, कोई इंसान है जो 3 लाख में भी ना खुश हो। तो मैंने एक ऐसी आंकड़ा लिया है आउट ऑफ द ब्लू के अगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड 3 लाख रुपए पर मंथ किसी को चाहिए रिटायरमेंट के बाद, तो 50 साल की उम्र तक कितना कॉर्पस बन जाना चाहिए? क्योंकि आजकल कई विकल्प है, SWP है, आप उससे पैसे निकाल सकते हैं, इक्विटी में कंपाउंडिंग से पैसे ग्रो कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीज आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आप 50 साल के हैं तो आपका कितने तक का कॉर्पस होना चाहिए अगर आपको 80-90 तक जीना है, 3 लाख पर मंथ? और अगर आप 60 साल के हैं तब आपका कितना होना चाहिए कॉर्पस, क्योंकि समय घट गया अब आपका कंपाउंडिंग। तो देखिए, अगर आप 50 साल के हैं और आपको 60 साल की उम्र से मानते 80-90 साल तक आपको इफेक्टिवली 3 लाख रुपए महीने का खर्चा चाहिए, जो नॉर्मल 40 लाख रुपए हो जाएगा। थोड़ा टैक्स वैक्स ऐड करेंगे क्योंकि टैक्स तो देना ही पड़ेगा, 50 लाख के आसपास खर्चा आपका आ जाएगा पूरे साल का। तो मेरा ये मानना है कि आपके पास कुछ ना कुछ तो आपके रिटायरमेंट के टाइम पे
11 से 12 करोड़ रुपए होने चाहिए आपके पास, 10 से 11 करोड़। उसका रीजन ये है कि वो रिटायरमेंट टाइम पे, तो 50 साल की उम्र में मेरे ख्याल से अगर आपके पास 50 करोड़, 5 करोड़ के आसपास हो, बिकॉज 50 से 60 में वो वापस और डबल हो जाएंगे, आपसे थोड़ा ऐड भी कर पाएंगे, तो 5 करोड़ 50 साल की उम्र में, और 10-11 60 साल की उम्र में। 10-11 में 60 साल की उम्र में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या करेंगे आप, जब 10 करोड़ होंगे तो आप, अब आप बुढ़ापे की तरफ चल चुके हैं, उस टाइम आपकी रिस्क लेने की एबिलिटी कम रहेगी मेरे हिसाब से, और कम लेना भी चाहिए। हम तो एटलीस्ट, मैं तो हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि जब आप एक्टिव लिविंग से, एक्टिव वर्क से निकल गए और आप नया पैसा नहीं कमा रहे, तो आपका रिस्क एपेटाइट ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि जो आपने पहला पैसा कमाया उसी से आपको अपनी जिंदगी चलानी, तो अब आपको, आपके लिए बस यही एक गोल्ड पॉट है आपके पास जिसको आपको मैनेज करना है। तो आप इसमें बहुत ही रिस्क अवर्स जाएंगे, तो मतलब मुझे लगता है कि आप ऐसे पेपर्स में या ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे जो आपको सालाना कुछ 6-1% का आसपास का रिटर्न दे सकता है। तो 6% का रिटर्न कुछ आपका 60 लाख रुपए के आसपास हो गया 10 करोड़ में। तो जब उसमें आपका 50 लाख रुपए निकल गया और 10 लाख रुपए थोड़ा और आप इक्विटी में डालेंगे, इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में जैसा लग रहा है, इंटरेस्ट रेट गिरेंगे गिरेंगे, बढ़ने वाले नहीं। अगर आप देखें, जो जो ये इन्फ्लेशन कम हो रही है इंडिया की, उस इन्फ्लेशन से कम होने से क्या हो रहा है इफेक्टिवली, आपकी ब्याज दरें भी, जो जो सीनियर लोग लगाते हैं पैसा, एफडी में हो गया, एनएससी में हो गया, पीपीएफ में हो गया, आप देखिए सबकी रेट्स कम ही होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो सबसे ज्यादा पिंच रिटायरीज को कर रहा है, क्योंकि जहां उनको एक टाइम पे 11% बनता था, अब 8% बनता है, तो आप 1 करोड़ पे सपोज फॉर एग्जाम्पल 11 लाख रुपए कमाते थे, अब खाली 8 लाख रुपए कमाते हैं। और सबसे ज्यादा रिटायरीज पैसा डालते हैं इसके अंदर, सबसे ज्यादा पिंच भी उन्हीं को होता है। तो ये तो होने ही वाला है। तो आप कुछ 5 करोड़ के आसपास का अगर आप कॉर्पस 50 साल की उम्र में ऐड कर लें, और फिर आप उसको थोड़ा बिल्कुल लो रिस्क पे रखें, तो वो हो जाएगा अगर 10 करोड़ के आसपास 10 साल में डबल हो ही जाएगा पैसा। और फिर आप उसको एकदम लो रिस्क में रख दीजिए, जो 6-7% का रिटर्न बनाएगा, उसमें थोड़ा आपका एक्स्ट्रा सेविंग बनेगा, तो थोड़ा इक्विटी में डाल दीजिए, तो फ्यूचर में थोड़ा बड़ा कॉर्पस और बन जाएगा, जिससे भी आप हेल्प कर सके। जैसे सपोज आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 से 90 हो जाती है, और वो हो ही रही है, जैसे इंडिया में अभी 80 है, मुझे लगता है आने वाले 5-6 साल में 90 हो ही जाएगी। द वे हेल्थ स्टैंडर्ड्स आर गोइंग अप, वैक्सीनेशन, दवाइयाँ जो आ रही हैं, तो उससे हो ही जाएगा इफेक्टिवली। तो अगर आप ऐसा कुछ मैनेज करके चल सकेंगे, तो फिर आपका लाइफ स्टेबल रहेगा, सस्टेनेंस बढ़िया रहेगा, मेरा मानना ये है। राहुल, अगले 10-20 साल, और मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर आज हम एक 20-25 साल के बच्ची या बच्चे से बात कर रहे हैं और जिनको हम बता रहे हैं कि एक दिन आप रिटायर होंगे, आपका क्या नजरिया है? लोग कहते हैं कि, और हम देखते हैं अपने आसपास के भारत में, ग्रोथ का जो सिलसिला है, जो रिफॉर्म्स का सिलसिला है, जो एक सेंटिमेंट है, और कई चीजें साथ आ रही हैं जुड़ के, स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल, टैक्स स्टेबिलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपका क्या नजरिया है कि ये जो आज के 20-25 साल के जो लोग हैं, अगर आज अच्छी तरह से अच्छी एडवाइस लेकर इन्वेस्ट करें, और जैसे मैंने शुरू में कहा, एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सारे पैसे जाके इक्विटी में डाल दें या डेट में डाल दें, तो आपको लगता है कि अगले 15-20 साल में, जब तक ये 45 के होंगे या 40 के होंगे, बहुत अच्छी वेल्थ कमा पाएंगे, जो शायद आपकी और मेरी जनरेशन ने, क्योंकि हमने उतना जल्दी शुरू नहीं किया, शायद आपने किया, आप नॉलेजेबल आदमी है, लेकिन अधिकतर लोगों ने नहीं किया, और ना ही उतना रुके पेशेंस से। तो क्या अपॉर्चुनिटी है यंग लोगों के लिए वेल्थ क्रिएट करने की, अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने खुद के लिए, चाहे वो जो भी करें उसका अलग बात है। तो काफी अच्छा सवाल है, मुझे लगता है काफी रेलेवेंट भी है इंडिया के डेमोग्राफिक्स को देखते हुए, यहाँ काफी यंग पॉपुलेशन है, काफी एस्पिरेशनल भी है, आजकल के लोग जॉब भी पकड़ रहे हैं। मुझे मुझे लगता है अगर आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी चालू करनी है, तो एज अर्ली इन करियर आप चालू करें तो बेटर रहेगा, बिकॉज कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट इम्पैक्ट काफी बड़ा होता है उससे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए और 30 साल के लिए 10% से कंपाउंड किया, तो वो 10 लाख रुपए होते हैं आपके 1.75 करोड़। वही सेम पैसे 10 लाख रुपए अगर 30 साल के लिए 18% से कंपाउंड किया, तो वो पैसे हो जाते हैं 15 करोड़।
तो आप सोचिए 10 लाख रुपए 30 साल में 10% कंपाउंड करके आपका पैसा होता है कुछ 17 गुना, 18% से कंपाउंड करके होता है कुछ 140 गुना। ये फर्क है कंपाउंडिंग का, एक डिफरेंट रेट। जनरली क्या देखा गया है कि लोग लेट स्टार्ट करते हैं, फिर कैपिटल, उनको लगता है कैपिटल की कमी है। कोई मुझे बोल रहा था, समझदार आदमी था, उसने बोला कि देखो कैपिटल की कमी नहीं है, कमी नहीं होती, कमी होती है आपने कितने लंबे होराइजन के लिए इन्वेस्ट किया और कितना कंपाउंडिंग कर पाए आप, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आप फॉर एग्जाम्पल आप 25 साल के हैं या 26 साल के हैं, और अगर आप 2-3 साल में 8-10 लाख रुपए एक्यूमुलेट करके डाल भी देते हैं, 10 लाख, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और अच्छा प्रोफिट बनाते हैं जो 13-14% रिटर्न दे सके, और अगर आपका पैसा कंपाउंड कर रहा है, तो आप कुछ ना कुछ 30 साल में जो आपके 50-55 की एज के हिसाब से आपको 10-11-12 करोड़ की काउंट पर पहुंच सकता है, खाली 10 लाख रुपए से। इसके अलावा आप और भी एज में और भी ऐड करते रहेंगे तो वो और कंपाउंड करता जाएगा। पर मोटा माटी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई समझदारी से सोचे और अच्छे इन्वेस्टमेंट करे और बार बार छेड़छाड़ी ना करे इसके साथ, तो बहुत पॉसिबल है कि आदमी 45-50 की उम्र में रिटायर कर जाए। मैं आपको ऐसे बोला था कि आजकल की जनरेशन में बहुत डिफरेंटली सोचती है। जैसे एक आपने फायर वाला कॉन्सेप्ट बोला है कि योलो का कॉन्सेप्ट भी है, यू ओनली लिव वंस। अच्छा, ये मैंने नहीं सुना। योलो का कॉन्सेप्ट भी है, ऋतिक जी, जो बोलते हैं यू ओनली लिव वंस। अच्छा, तो उसमें ये है कि किसके लिए इतना फ्यूचर में सोचना। तो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ये जो नई जनरेशन है, उनको बियॉन्ड अ पॉइंट काम नहीं करना, उनको अपनी हॉबीज परस्यू करनी है 45 की एज के आसपास, 50 की एज के आसपास। उनको वो लगे नहीं रहना कि वो पूरे टाइम किसी से फिक्स्ड है। सो वर्क लाइफ बैलेंस, उनको लाइफ को एंजॉय करना है। तो अगर वो राइट नाउ सोचेंगे तो, और समझदारी से प्लान बनाएंगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो 50 साल के ऊपर रिटायर कर सकते हैं। ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको खुद बताया, आप 10 लाख रुपए लगाइए 30 साल में, 10 लाख रुपए 10% के अमाउंट में 1.5 करोड़ होते हैं, और 15% के अमाउंट में कुछ आपके मेरे ख्याल से 12-13 करोड़ पहुंच जाएंगे। और फैक्ट ये है कि पिछले 25 साल के अगर हम आंकड़े देखें, कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स, डायरेक्ट इक्विटी छोड़ दीजिए, ये तो 20% से भी ज्यादा कंपाउंडिंग की। हालांकि हम हमेशा कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आगे भी उसी तरह के नंबर होंगे, लेकिन हम ऐसा देख चुके हैं। एग्जैक्टली, भारत अभी कस्प पे है अगर और हेवी ग्रोथ के, तो बिल्कुल पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल। तो कितना जरूरी है राहुल। मैं एक और ट्रेंड देखता हूं कि लोगों ने, क्योंकि ये इतना एफर्ट किया रेगुलेटर ने इंडस्ट्री के थ्रू कि जाकर आप एजुकेट करिए लोगों को, म्यूचुअल फंड सही है कि बात हुई, इतना बड़ा कैंपेन चला, लोगों ने अब एसआईपी खोलने शुरू कर दिए, डीमैट अकाउंट खोलने शुरू कर दिए अच्छे नंबर्स में। लेकिन एक ट्रेंड जो देखने को मिलता है वो ये है कि आपने एसआईपी शुरू कर दी, फिर उसी अमाउंट पर आप टिके रहे, और जैसे आपने समझाया कि हो सकता है कि 10% हो, लेकिन वही अगर आप बढ़ा पाए, जैसे हर साल आपकी इनकम बढ़ती है, और जिस साल बढ़े या कोई बोनस आए, तो इसको बढ़ाना भी जरूरी है। ये नहीं कि हम उसी 10 लाख पे ही टिके रहें। सही बात है, सही बात है। तो जैसे रिटायरमेंट कॉर्पस बोल लीजिए, आपकी नेटवर्थ बोल लीजिए, कितना पैसा आप इकट्ठा कर पाए वैसा बोल लीजिए, वो तीन चीजों का ही कॉम्बिनेशन है। आपने कितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया था, उस पर आपने कितना रिटर्न किया, और कितने साल के लिए कंपाउंडिंग करके रिटर्न कर पाए। अब सिंस अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, आपने एक टाइम पे सपोज 1 लाख रुपए का एसआईपी या 10,000 रुपए का एसआईपी चालू, उस टाइम आप सपोज 50,000 रुपए कमाते थे, अब आपकी सपोज कमाई 1 लाख रुपए, तो ज्यादा कमाई बढ़ रही है तो दो ही चीजें हो रही होंगी, या तो आप खर्चा कर रहे होंगे या इन्वेस्ट कर रहे होंगे। हमारे तो हमेशा यही सजेशन होता है सारे इन्वेस्टर को, सारे कंज्यूमर्स को, क्लाइंट्स, कि जो आप कमाए उसका 30% सेव कीजिए, उससे आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। कभी भी कंटिजेंसी आएगी लाइफ में तो बहुत अच्छी तरह टैकल हो पाएंगे, और आपकी लाइफ भी अच्छी तरह एंजॉय कर पाएंगे, बिकॉज आपके गोल्स है करेक्ट, कि आपको गाड़ी खरीदनी है, कभी घर बनाना है। आफ्टर कोविड लोगों को बड़े घरों की भी जरूरत पड़ने लगी है, तो उसकी भी जरूरत है। ये भी ट्रेंड देखा गया, बड़ा घर चाहते हैं, कॉन्डोमिनियम्स चाहते हैं, सिक्योरिटी। जैसे आप अभी हम लोग वही बात करते हैं सीनियर लिविंग में, उसके लिए भी पैसा लगता है। तो जो पैसा लगता है वो निकलेगा तो सेविंग से ही, तो आपको सेव करना पड़ेगा।
तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए, आपका सेविंग का अमाउंट आपकी लोएस्ट इनकम के हिसाब से नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यू रहना चाहिए। अगर 20% का आंकड़ा आपकी इनकम पे सेविंग, एक अच्छा आंकड़ा जो आपको हमेशा मैनेज करके चलना चाहिए। कभी कभी लोग बोलते हैं कि परेशानी होती है, इधर उधर होते हैं, पर मैंने बहुत लोग देखा है, जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना, उनको रेस्टोरेंट में जाके 10,000 रुपए खर्च करने में डर एकदम झिझक नहीं होती है, पर सेविंग करते समय ही उनको झटक आनी शुरू हो जाती है। पर आप सोचिए कि 10,000 रुपए रेस्टोरेंट में एक डिनर के लिए काफी पैसा होता है। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ खराब चीज है, जिसका इनकम है उसको करना चाहिए, बट 30% तो आपको अपना इनकम का सेव करना ही चाहिए। अगर आप वो करेंगे तो एज योर इनकम ग्रोथ आपकी सेविंग बढ़ेगी तो आपका कॉर्पस इंप्रूव भी होता जाएगा। एनएससी के स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमेशा आप इन्वेस्टिगेशन के लिए पैशनेट रहे। उम्मीद करता हूं कि आप ये इसी तरह अपना जज्बा रखेंगे और लोगों को एजुकेट करते रहेंगे। Thank you, Vivek ji, for calling me to your show. It has always been very, very delightful to speak to you, and it has always been very, very nice, exciting to speak to you. Thank you, Thank you, Rahul. Thank you.